नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की, कॉम्पिटेंस की और टेराटोजीन्स की। तो देखो, वन बाय वन हम इसे करते हैं। सबसे पहला देखो, हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की। आज हम तीन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को हिंदी में कहते हैं स्तंभ कोशिकाएं। क्या होती है? देखो, हम बात करते हैं शरीर के हमारे विभिन्न पार्ट्स में। तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अविभेदित कोशिकाओं के कुछ समूह पाए जाते हैं, जिनसे क्या है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अविभेदित कोशिकाओं के कुछ समूह पाए जाते हैं, या सेल्स के समूह, ग्रुप्स पाए जाते हैं। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। इन्हीं अविभेदित कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। पादपों में, जो प्लांट्स के अंदर, यदि बात की जाए प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर अधिकतर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, अधिकतर जो संरचनाओं का निर्माण होता है, वो स्टेम सेल्स से ही होता है। और स्टेम सेल्स की जो प्रोसेसिंग है, वो अधिकतर प्लांट्स में ही पाई जाती है। बात करेंगे हम स्टेम सेल्स की, तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, वो स्टेम सेल्स के ही द्वारा होता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेम सेल्स शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड, अविभेदित, शरीर में अविभेदित कोशिकाओं के कुछ समूह हैं। शरीर के विभिन्न भागों में अविभेदित कोशिकाओं के कुछ समूह पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं स्तंभ कोशिकाएं। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह को स्टेम सेल्स कहा जाता है। और देखो, शरीर के वेरियस पार्ट्स में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के कुछ समूह पाए जाते हैं, या अविभेदित कोशिकाओं के कुछ ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के ऊतकों का जो है फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह को स्तंभ कोशिकाएं या स्टेम सेल्स कहा जाता है। पादपों में अधिकतर संरचनाओं का निर्माण, पादपों में अधिकतर संरचनाओं का निर्माण स्टेम सेल्स के द्वारा ही होता है। पादपों में अधिकतर संरचनाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। स्टेम सेल्स का सबसे अच्छा उदाहरण
आरबीसी का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आरबीसी का निर्माण है, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? रेड बोन मैरो जिसे हम कहते हैं, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, और कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? इरिथ्रोब्लास्ट प्रोसेस के द्वारा, इरिथ्रोब्लास्ट प्रोसेस के द्वारा होता है। तो देखो हमने बात की कि जो स्टेम सेल्स का उदाहरण क्या है? आरबीसी का फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहां है? रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा के अंदर। लाल अस्थि मज्जा में कौन सी प्रोसेस के द्वारा? इरिथ्रोब्लास्ट प्रोसेस के द्वारा। यदि हम बात करें तो देखो लाल अस्थि मज्जा में रेड बोन मैरो जो है कुछ अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल अस्थि मज्जा में कुछ अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो जो कि आरबीसी के निर्माण में, जो कि आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो इनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है, यानी कि आरबीसी के निर्माण में जो सेल्स होती हैं, आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है हार्मोन की। आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हार्मोन्स की होती है। आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हार्मोन्स की होती है। और इस हार्मोन को इरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है। इस हार्मोन को इरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है। तो देखो हमने बात की कि जो स्टेम सेल्स होती हैं, हमने बात की स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स के अंदर हमने देखा कि जो स्टेम सेल्स होती है, देखो स्टेम सेल्स जो होती है वो क्या होती है? शरीर के विभिन्न भागों में कुछ अविभेदित कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन कि स्टेम सेल्स क्या है। तो आपको याद रखना है जो स्टेम सेल्स है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेम सेल्स क्या है, और इसका कुछ इसके बारे में या फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है। स्टेम सेल्स शरीर के विभिन्न भागों में अविभेदित कोशिकाओं के कुछ समूह पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हमने कहा स्टेम सेल्स। पादपों में जो अधिकतर संरचनाओं का निर्माण जो होता है वो स्टेम सेल्स के द्वारा ही होता है। स्टेम सेल्स की बात की जाए तो स्टेम सेल्स का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन है। कैसे? हम जानते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा में होता है, और कौन सी प्रोसेस के द्वारा? इरिथ्रोब्लास्ट प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? रेड बोन मैरो में कुछ अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेड बोन मैरो में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो इरिथ्रोपोइटिन है ये क्या है? आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हार्मोन है, जो कि क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने ये तो बात की कि स्टेम सेल्स क्या होती है। दूसरा देखो हमारा जो दूसरा पार्ट है
जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस यानी सामर्थ्य। कॉम्पिटेंस या सामर्थ्य क्या होता है? देखो तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है कॉम्पिटेंस, हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंस यानी सामर्थ्य की, कि सामर्थ्य क्या होता है। तो देखो सामर्थ्य, हमने बात की सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य किसी भी ऊतक किसी भी ऊतक के कार्य करने की, किसी भी ऊतक के कार्य करने की वह अवस्था या समय, किसी भी ऊतक के कार्य करने की वह अवस्था या समय जिसमें वह किसी विशिष्ट संरचना के निर्माण की, विशिष्ट संरचना के निर्माण की क्षमता रखता है एवं समय गुजर जाने के पश्चात यह ऊतक अपनी क्षमता खो देता है। एवं दूसरी संरचना के निर्माण के लिए दूसरी संरचना के निर्माण के लिए समर्थ हो जाता है। दूसरी संरचना के निर्माण के लिए समर्थ हो जाता है। देखो क्या है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा। देखो किसी भी ऊतक के कार्य करने की वह अवस्था या समय, कोई भी टिश्यू है उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वह क्या करता है, मतलब टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। कोई भी टिश्यू है या कोई भी ऊतक है उसका एक विशेष टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करता है। यदि वो टाइमिंग समाप्त हो जाए तो वह ऊतक उस संरचना का निर्माण नहीं कर सकता। वो क्या करता है, वह ऊतक अब किसी दूसरी संरचना के निर्माण के लिए क्या हो जाता है, समर्थ हो जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो ऊतक के द्वारा जो एक बार संरचना बना ली गई, वह संरचना उसे दोबारा नहीं बनानी पड़ती, या फिर मैं ये कहूं कोई भी ऊतक है वो मिलकर कोई भी टिश्यू है या ऊतक है वो मिलकर कोई मान लो अंग बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं, तो उनके अंदर एक खास बात ये होती है कि यदि किसी ऊतक ने किसी भी प्रकार के अंग का निर्माण किया है तो टाइमिंग गुजर जाने के पश्चात वह ऊतक पुनः उसी का निर्माण नहीं कर सकता। अब वह ऊतक क्या होता है, किसी अन्य संरचना के निर्माण के लिए समर्थ हो जाता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि किसी भी ऊतक के कार्य करने की वह अवस्था या समय, कोई भी ऊतक है उसके कार्य करने की एक अवस्था या समय होता है जिसमें वह किसी विशिष्ट संरचना के निर्माण की क्षमता रखता है और समय गुजर जाने के पश्चात वह ऊतक अपनी क्षमता खो देता है एवं दूसरी संरचना के निर्माण के लिए समर्थ हो जाता है। इस प्रक्रिया को
कंपिटेंस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपिटेंस या सामर्थ्य कहा जाता है। तो हमने बात की, देखो कंपिटेंस या सामर्थ्य क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी ऊतक है वो एक विशेष टाइमिंग के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। यदि वो टाइमिंग समाप्त हो जाए, यदि वो समय समाप्त हो जाए, तो वो क्या ऊतक है वो अपनी उस क्षमता को खो देता है और किसी अन्य संरचना के निर्माण के लिए क्या हो जाता है? समर्थ हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंपिटेंस। एग्जाम्पल देखो क्या होता है। जैसे आपको पता है, मैंने आपको 3 जर्मिनल लेयर्स बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। 3 जर्मिनल लेयर्स बताई थी, 1, 2 एंड 3। ये 3 जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब आपको पता है जो एक्टोडर्म लेयर है, मैंने आपको बताया था एक्टोडर्म लेयर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। एक्टोडर्म लेयर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। मेसोडर्म लेयर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। एंडोडर्म जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, थाइमस ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो पार्ट्स आपको बताए गए, इसके अंदर एक चीज देखो, यदि हम यहां पे बात करें कि जो एक्टोडर्मल लेयर के टिश्यू होते हैं, एक्टोडर्मल लेयर के जो टिश्यू होते हैं वो सबसे पहले क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम की न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम की न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन समय गुजर जाने के पश्चात समय गुजर जाने के पश्चात ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? लेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखा आपने, एक्टोडर्म लेयर के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं जो कि नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, वो एक तंत्रिका नली या न्यूरल ट्यूब का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि समय गुजर जाता है तो वो क्या करते हैं? लेंस के निर्माण का फॉर्मेशन करते हैं, लेंस के निर्माण के लिए क्या हो जाते हैं? समर्थ हो जाते हैं। और जो कंपिटेंस की यानी सामर्थ्य की यह क्षमता कब पाई जाती है? सामर्थ्य की यह क्षमता किसी भी ऊतक में, सामर्थ्य की यह क्षमता गैस्ट्रुलेशन फेज में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? गैस्ट्रुलेशन फेज में पाई जाती है। और गैस्ट्रुलेशन फेज में होता क्या है? गैस्ट्रुलेशन फेज के अंदर मैंने आपको बताया 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर्स बनेगी। एक्टो, मेसो, एंडो। एक्टोडर्म इस पार्ट का निर्माण करेगी, मेसोडर्म इस पार्ट का निर्माण करेगी, एंडोडर्म इस पार्ट का, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन। तो यहां पे हमने बात की कि कंपिटेंस क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है। अब हम बात करते हैं देखो टेराटोजेंस की। टेराटोजेंस की क्या होते हैं? टेराटोजेंस देखो, टेराटोजेंस टेराटोजेंस का मतलब होता है भ्रूण के अंदर जो विकृतियां पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी बच्चे में जन्म के समय से जो कुरूप या विकृतियां पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं टेराटोजेंस। क्या कहेंगे? तो डेफिनेशन दोनों देखो, यह प्रक्रिया जो होती है भ्रूणीय देखो डेफिनेशन के रूप में हम सीधी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, भ्रूणीय
भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कुछ ऐसे भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे, देखो, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे असामान्य भ्रूण का जन्म होता है। असामान्य भ्रूण का जन्म होता है। ऐसे भ्रूण क्या कहलाते हैं? मोनिस्टर कहलाते हैं। ऐसे भ्रूण मोनिस्टर या राक्षस कहलाते हैं। ऐसे भ्रूण मोनिस्टर कहलाते हैं। तो देखो, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि टेराटोजीन्स होते क्या है। देखो, टेराटोजीन्स होता है कि भ्रूण के परिवर्तन के दौरान यदि कुछ विशेष प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं तो उन विकृतियों को हम क्या कहते हैं? टेराटोजीन्स कहते हैं। टेराटोजीन्स, देखो, टेराटोजीन्स के अंदर हमने एक बात लिखी है कि भ्रूणीय परिवर्तन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, यानी कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जिससे असामान्य भ्रूण का जन्म होता है। और ऐसा भ्रूण क्या कहलाता है? मोनिस्टर या राक्षस कहलाता है, या फिर हम ये कहें राक्षस से व्युत्पन्न। तो जो भ्रूण होता है वो क्या होता है? जैसे कि वैसे भी देखो, टेराटोजीन्स शब्द जो बना है वो बना है टेरा से, और टेरा का मीन्स होता है राक्षस से व्युत्पन्न। राक्षस से व्युत्पन्न टेराटोजीन्स का मतलब होता है, देखो, जिसमें टेरा जेनेसिस का मतलब होता है व्युत्पन्न और टेरा का मतलब होता है राक्षस। तो हम यहाँ पे कहते हैं राक्षस से व्युत्पन्न जो मॉन्स्टर होता है या जो भ्रूण जो राक्षस से व्युत्पन्न जो भ्रूण है वो क्या कहलाता है? टेराटोजीन्स। तो देखो, टेरा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द टेरा से हुई है जिसका अर्थ है राक्षस या विरूप। इस प्रकार किसी भी विरूप प्राणी की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं? टेराटोजीन्स कहते हैं। किसी भी विरूप या कुरूप प्राणी की उत्पत्ति को टेराटोजीन्स कहा जाता है या टेराटोजेनेसिस कहा जाता है। आपको ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ कुछ डेफिनेशंस ही पूछी जाती है कि टेराटोजीन्स क्या होता है, टेराटोजीन्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है टेराटोजीन्स क्या होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं, चाहे वो भौतिक कारणों से हो चाहे वो रासायनिक कारणों से हो, ठीक है। तो देखो, या अन्य कारणों से, मतलब मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है टेराटोजीन्स या टेराटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। देखो, भ्रूणीय परिवर्तन, जब भ्रूण का परिवर्तन हो रहा होता है तो भ्रूण के अंदर कुछ भौतिक, रासायनिक या अन्य कारणों से उसके अंदर कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः इस प्रकार किसी भी विरूप या कुरूप प्राणी की उत्पत्ति को हम कहते हैं टेराटोजेनेसिस की प्रक्रिया। यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो भी चेंजेस भ्रूण के अंदर आते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो भ्रूण है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे एक कुरूप या विरूप प्राणी का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं टेराटोजीन्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखो, टेराटोजीन्स को की प्रक्रिया में जो स्थितियां उत्पन्न होती है वो किस कारण से उत्पन्न होती है। यानी टेराटोजीन्स जो है, टेराटोजीन्स में
स्थितियां, टेराटोजेंस में असामान्य स्थितियां, तो देखो टेराटोजेंस में असामान्य स्थितियां कई कारणों से होती हैं, यानी कि हम कहते हैं कि टेराटोजेंस होता ही असामान्य स्थितियां, हमने कहा भ्रूण में जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस किस कारण से आते हैं? तो सबसे पहला है कि या तो क्या हो जाए, जीनोटाइप में परिवर्तन आ जाए। यदि जीनोटाइप में परिवर्तन आता है तो भी क्या होता है, भ्रूण के अंदर ऑटोसोमी, भ्रूण में जो असामान्य स्थितियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, वातावरण में असामान्यता उत्पन्न होना, वातावरण में असामान्यता के कारण। थर्ड जो है थर्ड जो आपका आता है वो है डिफरेंशिएशन या विभेदन के कारण। तो देखो टेराटोजेंस में जो असामान्य स्थितियां होती हैं वो कई कारणों से उत्पन्न होती हैं। सबसे पहला, जीनोटाइप में चेंजेस आ जाए, एनवायरनमेंट फैक्टर्स से प्रभावित करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, या डिफरेंशिएशन के कारण। तो ये तो है टेराटोजेंस में असामान्य स्थितियां उत्पन्न जो होती हैं वो किन कारणों से होती हैं। अब बात करते हैं हम टेराटोजेंस को प्रभावित करने वाले कारक। टेराटोजेंस को प्रभावित करने वाले कारक, टेराटोजेंस को प्रभावित करने वाले कारक। टेराटोजेंस को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आनुवंशिक कारक, और नंबर दो, वातावरणीय कारक। तो हम बात करते हैं आनुवंशिक कारकों की। देखो आनुवंशिक कारकों में क्या आता है, जीनोटाइप में परिवर्तन आ जाना। आनुवंशिक कारकों में आता है कि जीनोटाइप में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, या फिर उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण। तो देखो जीनोटाइप, टेराटोजेंस को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आनुवंशिक कारक और दूसरा है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैविक कारक और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अजैविक कारक। जैविक कारकों में आते हैं जीवाणु। तो हम बात करेंगे, देखो जैविक कारकों में आता है विषाणु, जिसको हम कहते हैं विषाणु, जिसका उदाहरण है रूबेला वायरस। रूबेला वायरस। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की, यानी कि टेराटोजेंस को जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आनुवंशिक कारक, और सबसे नंबर दो है वातावरणीय कारक। आनुवंशिक कारकों में सबसे पहला आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। दूसरा जो आता है वो होता है यहां पे डाउन सिंड्रोम। तीसरा जो होगा वो होगा यहां पे हीमोफीलिया, और चौथा जो आनुवंशिक कारक होता है वो होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हम वन बाय वन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इस प्रकार की प्रक्रिया में पायरुविक एसिड जो है स्टोरेज हो जाता है। मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है
ये किस कारण होता है? पायरुविक अम्ल के संग्रहण के कारण। पायरुविक अम्ल के संग्रहण के कारण जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिनाइलकेटोनुरिया। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये किस प्रकार की कंडीशन लागू करता है? ट्राइसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमिक कंडीशन के अंदर क्या होता है? 46 प्लस 1 टोटल कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। 47वें गुणसूत्र में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि इस प्रकार की जो विकृति है वो किस कारण से होती है? मानव में जो 21वां गुणसूत्र होता है वो दोबारा रिपीट हो जाता है, जिस कारण ट्राइसोमिक कंडीशन आती है। तो 46 प्लस 1 टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 47 गुणसूत्र। हीमोफीलिया लिंग सहलगन वंशागति का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के कारण ये प्रक्रिया होती है। लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन्स के कारण, पाए जाने वाले जीन्स के कारण इस प्रकार की जो विकृति है वो उत्पन्न होती है। फिर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि इस रोग में आरबीसी जो है कम ऑक्सीजन के दाब पर, इस रोग में आरबीसी जो होती है वो O2 के कम दाब पर सिकल या दाबाकार होती है। सिकल शेप्ड हो जाती है या दाबाकार हो जाती है। मतलब कि सिकल शेप्ड हो जाती है। हम सीधी सी बात कहें तो देखो, टेराटोजीन्स को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने किन किन की बात की? जेनेटिक फैक्टर्स की और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आता है? जीनोटाइप में परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण, यानी जीनोटाइप में कोई चेंजेस आ जाए तो फिनाइलकेटोनुरिया पायरुविक अम्ल के संग्रहण के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमिक कंडीशन के कारण होता है। हीमोफीलिया एक लिंग सहलगन वंशागति का उदाहरण है, जिसमें लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन्स के कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्या होता है? इस रोग में आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन के कम दाब पर कौन सी साइड शेप में हो जाती है? सिकल शेप्ड हो जाती है। फिर हमने बात की कि ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। अजैविक कारकों के अंदर रेडिएशंस, मेडिसिन, केमिकल ये सभी आते हैं। रेडिएशंस, मेडिसिन और थर्ड जो है वो होता है यहाँ पे रेडिएशंस की बात कर ली, मेडिसिन्स की बात कर ली और केमिकल्स की हम बात करें तो ये सारे के सारे किस प्रकार के कारक हैं? अजैविक कारक हैं। जबकि जैविक कारकों में वायरस आता है जिसका नाम है रूबेला वायरस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कि स्टेम सेल्स क्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि कॉम्पिटेंस या सामर्थ्य की क्षमता क्या होती है, कॉम्पिटेंस किसे कहा जाता है। थर्ड हमने बात की टेराटोजीन्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो तब तक आप इसे देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।